अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जिंदगी के शब और रोज बखैर व आफियत गुजार रहे होंगे। आज की रात में आपके लिए जो दास्तान लेकर आया हूं वो दिलों में खौफ बिठा देने वाली और अक्ल को दंग कर देने वाली है। ये वाकयात हमें ईमेल के जरिए अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया से एक साबिक पूर्व एम्बुलेंस ड्राइवर ने भेजे हैं, जिन्होंने अपनी शिनाख्त छुपाने की दरख्वास्त की है। हम उन्हें समीर के नाम से पुकारेंगे। समीर का कहना है कि उनके पास इन वाकयात का कोई सबूत, कोई तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं है, क्योंकि खौफ की इस घड़ी में इंसान की पहली तरजीह अपनी जान बचाना होती है, सबूत इकट्ठा करना नहीं। लेकिन उनके अल्फाज में जो सच्चाई और दहशत है वो सुनने वाले को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारी इस दुनिया के पर्दे के पीछे एक और दुनिया भी आबाद है, एक ऐसी दुनिया जो हमारी समझ से बालातर है। तो आइए रोशनी मध्यम कर लीजिए और सुनते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर्स की खौफनाक डायरी। मेरा नाम समीर है। मैं यह तहरीर लिखते हुए आज भी अपने हाथों में वही लर्जा महसूस कर रहा हूं जो आज से कई साल पहले उस मनहूस रात को मेरे पूरे वजूद पर तारी था। यह 1996 का जिक्र है। मैं शुमाली पेंसिल्वेनिया के एक सर्द और पहाड़ी इलाके 1996 का जिक्र है। मैं शुमाली पेंसिल्वेनिया के एक सर्द और पहाड़ी इलाके में बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर काम करता था। यह एक ऐसा इलाका था जहां सर्दियां हड्डियों में घुस जाती थीं और रातें इतनी तारीक होती थीं कि जैसे कायनात ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली हों। मेरा काम सादा मगर जिम्मेदारी वाला था। इमरजेंसी कॉल्स वसूल करना और जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला लोगों को अस्पताल पहुंचाना। मेरा नंबर इस इलाके के थानों और अस्पतालों में आम था और अक्सर लोग बराह रास्त भी मुझसे रब्ता कर लेते थे। मेरा पार्टनर, जिसका नाम मैं यहाँ तारिक बताऊंगा, मेरा एक बहुत पुराना साथी था। तारिक एक अजीब व गरीब इंसान था। अगर आप उसे देखते तो शायद आपको उस पर तरस आता, लेकिन साथ ही गुस्सा भी। उसकी जिंदगी मसाइल का एक ऐसा दलदल थी जिसमें वो धंसता ही जा रहा था। उसके वालिदैन का साया बचपन में ही सर से उठ गया था और अब वो अपनी हामिला बीवी और एक छोटे से बच्चे का वाहिद सहारा था। उसकी माशी हालत इतनी अबतर थी कि बाज औकात उसे 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ जाते थे। लेकिन तारिक ने अपने गमों का मदावा एक गलत चीज में ढूंढ लिया था, शराब। वो ड्यूटी के दौरान अक्सर नशे में धुत रहता। एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में पड़ी मेडिकल सप्लाईज के दरमियान छुपाई गई बोतलें उसका मुस्तकिल सहारा बन चुकी थी। मैंने उसे कई बार समझाया, डराया भी कि तारिक ये काम छोड़ दो, किसी दिन हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो हर बार मेरी बात सुनता, नदामत से सर झुकाता, लेकिन फिर वही पुरानी रविश। उसकी बीवी की हालत और उसके मासूम बच्चे का चेहरा देखकर मैं कभी भी उसकी शिकायत हेडक्वार्टर में न कर सका। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, वो रहमदिली जो उस रात हमारे लिए अजाब बन गई। ये नवंबर की एक तारीख रात थी और घड़ी की सुइयां 10 बजा रही थीं। शहर की रोशनियां बुझ चुकी थीं और सड़कें वीरान थीं। अचानक मेरे जाती मोबाइल फोन पर मैसेज की बीप गूंजी। उस दौर में मोबाइल फोन्स इतने आम नहीं थे, इसलिए इस वक्त मैसेज आना ही चौंका देने वाली बात थी। मैंने स्क्रीन देखी तो एक नामालूम नंबर से मैसेज आया था। मैसेज बहुत मुख्तसर था, सिर्फ एक लफ्ज, हेल्प। न कोई नाम, न कोई पता और न ही कोई तफसील। सिर्फ 4 हुरूफ पर मुश्तमिल ये लफ्ज मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर चमक रहा था। मैंने हैरत से फोन को देखा। आमतौर पर इमरजेंसी कॉल्स हेडक्वार्टर के जरिए आती थी, न कि ड्राइवर के पर्सनल नंबर पर। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूं। क्या यह कोई मजाका था या वाकई कोई मुसीबत में था? मैंने फौरन वो नंबर हेडक्वार्टर को फॉरवर्ड किया और डिस्पैच ऑफिसर से कहा कि इसकी लोकेशन ट्रेस करे। 10 मिनट का तवील और अस्साब शिकन इंतजार। आखिरकार हेडक्वार्टर से राब्ता हुआ। समीर, लोकेशन मिल गई है, लेकिन यह बहुत अजीब है। ऑपरेटर की आवाज में हिचकिचाहट थी। ये सिग्नल्स ब्लैकवुड्स के जंगल के बिल्कुल वस्त बीच से आ रहे हैं। वहां कोई रिहायशी इलाका नहीं है, न कोई सड़क जाती है, सिर्फ जंगल है। क्या नंबर की कोई तफसील मिली? मैंने पूछा। नंबर एडवर्ड नामी किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, ऑपरेटर ने बताया, लेकिन इसके अलावा कोई मेडिकल हिस्ट्री या इमरजेंसी की नजरियत मालूम नहीं हो सकी। बस वहीं से सिग्नल आ रहे हैं, तुम्हें जाकर देखना होगा। मैंने तारिक की तरफ देखा। वो बराबर वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था। नशे की ज्यादती की वजह से वो होश और हवास से बेगाना होकर सो रहा था। मैंने उसे कंधे से झिंझोड़ा। तारिक,
उठो, हमें जाना है, एक इमरजेंसी है। तारिक ने बमुश्किल आंखें खोली, कुछ बड़बड़ाया और दोबारा आंखें बंद कर ली। मैंने गुस्से से उसे घूरा, लेकिन अब बहस का वक्त नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हेडक्वार्टर की दी हुई लोकेशन की तरफ रवाना हो गया। मैं उस इलाके में पहले कभी नहीं गया था। जंगल का रास्ता शुरू होते ही सड़क की हालत अबतर हो गई। एम्बुलेंस बुरी तरह हिचकोले खाने लगी। पिछले केबिन में रखा सामान एक दूसरे से टकराकर शोर मचा रहा था। बाहर घुप अंधेरा था। एम्बुलेंस की हेडलाइट्स दरख्तों के देव हैकाल तनों को रोशन कर रही थीं, जो हवा से ऐसे हिल रहे थे जैसे हमें खबरदार कर रहे हों कि आगे मत आओ। तकरीबन 20 मिनट की दुश्वार गुजार ड्राइविंग के बाद हम उस मखसूस पॉइंट पर पहुंच गए जो हेडक्वार्टर ने बताया था। यहां रास्ता तकरीबन खत्म हो चुका था। मैंने रफ्तार धीमी कर दी और हेडलाइट्स को लो बीम पर कर दिया ताकि करीब की चीजें साफ दिखाई दें। जंगल का सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हम कहाँ हैं? तारिक झटके लगने की वजह से थोड़ा होश में आ चुका था। लोकेशन तो यही है, मैंने गाड़ी रोकते हुए कहा। मैंने एम्बुलेंस की इमरजेंसी लाइट्स रोटर ऑन कर दी। सुर्ख और नीली रोशनियां घूमती हुई दरख्तों पर पड़ने लगी, जिससे जंगल का मंजर मजीद डरावना हो गया। मैंने हूटर सायरन का एक बटन दबाया। इसकी तेज आवाज जंगल के सकूत को चीरती हुई दूर तक गई और फिर खामोशी छा गई। हमने तकरीबन आधे घंटे तक वहां इंतजार किया। मैंने टॉर्च लेकर गाड़ी के इर्द गिर्द देखा, आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस नंबर पर कॉल भी मिलाई, लेकिन बेल जाती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। यहां कोई नहीं है समीर, तारिक ने बेजारी से कहा। किसी ने बेवकूफ बनाया है। चलो वापस चलते हैं। मेरा दिल भी यही कह रहा था। यह जगह नॉर्मल नहीं थी। फजा में एक अजीब सी बदबू थी, गीली मिट्टी और कुछ सड़ने जैसी बू। मैं वापस ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को मोड़ने की कोशिश करने लगा। रास्ता बहुत तंग था, इसलिए मुझे गाड़ी को बहुत एहतियात से मोड़ना पड़ा। जैसे ही गाड़ी का रुख वापस जाने वाले रास्ते की तरफ हुआ, मेरा दिल उछलकर हल्कम में आ गया। वो रास्ता जिससे हम आए थे, वो कच्ची सड़क जिस पर टायरों के निशान अभी ताजा होने चाहिए थे, वो वहां नहीं थी। क्या बकवास है, मैं बड़बड़ाया। मैंने हाई बीम ऑन की। मेरे सामने जहां सड़क होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ पुराने बोसीदा दरख्त और झाड़ियां थीं, और उनके दरमियान कब्रें थीं। जी हां, कब्रें। मेरे और एम्बुलेंस के चारों तरफ, जहां कुछ देर पहले सिर्फ जंगल का रास्ता था, अब दर्जनों पुरानी और शिकस्ता कब्रें मौजूद थीं। यह कोई आम कब्रिस्तान नहीं लग रहा था। कब्रों के पत्थर काले पड़ चुके थे, कुछ टूटे हुए थे और उन पर लिखी तहरीरें काई की वजह से मिट चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कदीम कब्रिस्तान के ऐन वस्त में खड़े हैं। हालांकि आते वक्त हमने एक भी कब्र नहीं देखी थी। ये कहां से आई? तारिक का नशा अब खौफ में बदल रहा था। वो सहम कर खिड़की से बाहर देख रहा था। हम यहीं से तो आए थे। मैं गाड़ी से नीचे उतरा। टॉर्च की रोशनी में वो मंजर और भी खौफनाक लग रहा था। कब्रें एम्बुलेंस के बिल्कुल करीब थीं, जैसे उन्होंने हमें घेर लिया हो। ये मेरा वहम नहीं था, रास्ता वाकई गायब हो चुका था। समीर, गाड़ी स्टार्ट करो, निकलो यहां से, तारिक चिल्लाया। मैं वापस सीट पर बैठा ही था कि मेरे फोन की घंटी बजी। उस वीराने में वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने कांपते हाथों से फोन देखा। वही नंबर था, एडवर्ड। मैंने फोन उठाया। हेलो, कौन हो तुम? दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई माइक पर सांस ले रहा हो। बोलो, मैंने चीख कर कहा। तब एक मर्दाना आवाज आई जो इंतहाई धीमी और थकी हुई थी। यहां से मत जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। यह आवाज फोन के स्पीकर से कम और मेरे दिमाग के अंदर से ज्यादा आती हुई महसूस हुई। तारिक ने भी यह आवाज सुनी, क्योंकि उसका चेहरा फक हो चुका था। तुम कहाँ हो? मैंने पूछा। जवाब ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं इन्हीं कब्रों में से किसी एक के अंदर हूं। तारिक चीख पड़ा। यह कोई भूत है समीर, यह मजाक नहीं है। उसने दरवाजा खोला और नीचे उतरकर चिल्लाने लगा, सामने आओ, जो कोई भी हो, सामने आओ। तभी एक अनहोनी हुई। हमारे सामने वाली एक कब्र से आवाज आई, मदद। हम उस तरफ भागे। जैसे ही हम उस कब्र के पास पहुंचे, आवाज बंद हो गई और फौरन दूसरी कब्र से आवाज आने लगी, बचाओ मुझे। हम उस तरफ मुड़े तो आवाज तीसरी कब्र से आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज हमारे साथ खेल रही हो, हमें कब्रों के बीच भगा रही हो। अचानक एम्बुलेंस की हेडलाइट्स टिमटिमाने लगी। मैंने देखा कि कुछ फासले पर अंधेरे में कुछ हरकत हो रही है। मैंने गौर से देखा तो मेरा खून जम गया।
कब्रों के पीछे से काले साए उभर रहे थे। यह इंसानी शक्ल के थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर काले, जैसे धुआं ठोस शक्ल इख्तियार कर गया हो। उनकी आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो हमें ही देख रहे हैं। एक साया, दो साए, और फिर देखते ही देखते दर्जनों साए कब्रों से निकलकर हमारी तरफ बढ़ने लगे। गाड़ी में बैठो, मैंने तारिक को खींचा। हम एम्बुलेंस में कूदे और दरवाजे लॉक किए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन इंजन सिर्फ खड़ खड़ करके रह गया। साए करीब आ रहे थे। अब वो एम्बुलेंस के बोनट तक पहुंच चुके थे। मेरे फोन की घंटी मुसलसल बज रही थी, लेकिन अब उठाने की हिम्मत नहीं थी। स्टार्ट हो जाओ, खुदा के लिए। मैंने चाबी घुमाई। इंजन एक जोरदार आवाज के साथ स्टार्ट हो गया। मैंने बिना देखे कि सामने कब्र है या दरख्त, एक्सीलेटर दबा दिया। एम्बुलेंस उछलती हुई आगे बढ़ी। सामने खड़ा एक काला साया गाड़ी के बम्पर से टकराया, लेकिन टकराने की कोई आवाज नहीं आई। वो धुएं की तरह बिखर गया। हम कब्रों के ऊपर से झाड़ियों को कुचलते हुए अंधाधुंध गाड़ी भगा रहे थे। तारिक सीट के नीचे छुपा हुआ था और मुसलसल कुछ बड़बड़ा रहा था। पीछे से कॉल आने का सिलसिला नहीं रुक रहा था। मैंने एक बार शीशे में देखा तो मुझे लगा कि वो साए गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। उनकी रफ्तार गाड़ी से भी तेज थी, लेकिन मैंने रुकने की गलती नहीं की। तकरीबन 15 मिनट की जुनूनी ड्राइविंग के बाद अचानक एम्बुलेंस एक जोरदार झटके के साथ पक्की सड़क पर चढ़ गई। हम मेन रोड पर आ चुके थे। जंगल पीछे रह गया था। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, बल्कि सीधा हेडक्वार्टर जाकर दम लिया। हम दोनों का बुरा हाल था। पसीने में शराब और सांसें फूली हुई थीं। हमने वहां मौजूद अफसरान को सब कुछ बताया। कब्रें, रास्ता गायब होना, फोन कॉल्स, वो साए। लेकिन जैसा कि तवक्को थी, किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस ने जाकर तफ्तीश की, लेकिन उन्हें वहां न कोई कब्रिस्तान मिला और न ही कोई एडवर्ड। जंगल में सब कुछ नॉर्मल था। हमारे मेडिकल टेस्ट हुए और तारिक के खून में अल्कोहल की मिकदार बहुत ज्यादा पाई गई। पुलिस और महकमे ने यह नतीजा अक्स किया कि हमने नशे की हालत में ड्यूटी की, रास्ता भटक गए और फिर अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए भूत प्रेत की कहानी घड़ ली। नतीजा यह निकला कि मेरा और तारिक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और हमें नौकरी से निकाल दिया गया। तारिक की वजह से मेरा करियर तबाह हो गया, लेकिन उस वक्त मुझे अफसोस से ज्यादा इस बात की खुशी थी कि मैं जिंदा हूं। इस वाकये के बाद मैं और तारिक एक बार दिन की रोशनी में वहां गए थे, लेकिन वहां घास और दरख्तों के सिवा कुछ नहीं था। वो कब्रें कहां गईं? दोस्तों, पहली कहानी तो आपने सुन ली। अब मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूं जो मेरे एक और साथी, जिसका नाम कामरान है, के साथ पेश आया। कामरान एक इंतहाई निडर और संजीदा किस्म का ड्राइवर था, जो किसी भी किस्म की तवहमात पर यकीन नहीं रखता था। लेकिन इस एक रात ने उसके सारे नजरियात बदल कर रख दिए। यह कहानी कामरान की अपनी जबानी सुनिए। मेरा नाम कामरान है। जो वाकया मैं सुनाने जा रहा हूं, हो सकता है आप इसे मेरा वहम समझें, लेकिन खुदा गवाह है कि उस रात मैंने जो देखा वो हकीकत थी। मैं एक अस्पताल में काम करता था और मेरी ड्यूटी अक्सर लाशों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने की होती थी। मेरे लिए लाश महज एक बेजान जिस्म थी, एक ड्यूटी का हिस्सा। मैंने सैकड़ों लाशें अकेले शिफ्ट की थी और मुझे कभी डर नहीं लगा। ये एक तूफानी रात थी। मुझे अस्पताल से हुक्म मिला कि एक लाश को शहर के कदीम कब्रिस्तान के सर्द खाने मॉर्ग में मुंतकिल करना है, जहां उसे अगली सुबह दफनाया जाना था। मरने वाला एक 50 से 55 साल का आदमी था, जिसकी मौत एक भयानक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। उसका जिस्म बुरी तरह कुचला हुआ था और चेहरा पहचानने के काबिल नहीं था। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के बाद लाश को एक सफेद चादर में लपेटकर एक ट्रांसपेरेंट बॉडी बैग में बंद कर दिया था। मैंने स्ट्रेचर को एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में रखा, दरवाजे बंद किए और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कब्रिस्तान अस्पताल से ज्यादा दूर नहीं था, बमुश्किल 20 मिनट का रास्ता था। मैंने टेप रिकॉर्डर पर हल्का म्यूजिक लगाया और गाड़ी सड़क पर डाल दी। बारिश की वजह से सड़क फिसलन वाली थी, इसलिए मैं बहुत एहतियात से गाड़ी चला रहा था। रास्ते में एक ऊंचा स्पीड ब्रेकर आया, जिस पर मेरा ध्यान देर से गया। मैंने ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी फिर भी जोर से उछली। धड़ाम! पिछले हिस्से से किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। मुझे फौरन अंदाजा हो गया कि शायद स्ट्रेचर का लॉक खुल गया है और वो अपनी जगह से हिल गया है। मैंने गाड़ी साइड पर रोकी और पिछले हिस्से में जाने के लिए उतरा। मैंने पिछला दरवाजा खोला तो देखा कि स्ट्रेचर वाकई एक तरफ झुका हुआ था और वो लाश बैग समेत नीचे फर्श पर गिरी हुई थी। झटके की वजह से लाश के चेहरे से चादर हट गई थी। मैंने आगे बढ़कर लाश को उठाने की कोशिश की।
मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी। उसका चेहरा बुरी तरह मसख था, जबड़ा टूटा हुआ था और एक आंख झाया हो चुकी थी। यह मंजर दिल दहला देने वाला था, लेकिन मैं इसका आदी था। मैंने हिम्मत करके लाश को उठाया और वापस स्ट्रेचर पर रखने लगा। तभी वो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। मेरे हाथों में मौजूद इस लाश ने अचानक अपनी सही सलामत बच जाने वाली आंख खोल दी। जी हाँ, उसने आंख खोली और सीधा मेरी आंखों में देखा। उसकी पुतली बेजान और साकित नहीं थी, बल्कि उसमें एक चमक थी, जिंदगी की एक लहर थी। मैं दहशत के मारे उछलकर पीछे हटा और एम्बुलेंस की दीवार से जा टकराया। या अल्लाह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। लाश की आंख एक लम्हे के लिए खुली रही और फिर धीरे से बंद हो गई। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे सीने में दर्द होने लगा। क्या यह पट्टों का खिंचाव था? डॉक्टर्स कहते हैं कि मरने के बाद भी कभी कभी असाब हरकत करते हैं। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। यह सिर्फ एक लाश है कामरान, घबराओ मत। मैंने कांपते हाथों से दोबारा लाश को स्ट्रेचर पर डाला, बेल्ट कसकर बांधी और उसके चेहरे पर चादर डाल दी। मैंने दरवाजा जोर से बंद किया और भागकर ड्राइविंग सीट पर आ गया। अब मेरा सुकून गारत हो चुका था। मैं बार बार पीछे देखने वाले शीशे में देख रहा था, हालांकि वहां एक पार्टीशन दीवार थी और मुझे पीछे कुछ नजर नहीं आ सकता था। मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। 10 मिनट बाद मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। वहां का चौकीदार और 2 और लोग लाश लेने के लिए मौजूद थे। उन्होंने देखा कि मैं पसीने में शराबोर हूं और मेरा चेहरा जर्द है। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है? चौकीदार ने पूछा। हाँ, बस थकन है, मैंने झूठ बोला। मैं उन्हें यह नहीं बता सकता था कि लाश ने मुझे घूरा था। उन्होंने एम्बुलेंस खोली, लाश को निकाला और अंदर ले गए। मैं वहीं खड़ा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गए, मैं वहीं जमकर खड़ा रहा। फिर मैंने दरवाजे बंद किए और वापसी के लिए रवाना हुआ। अब एम्बुलेंस खाली थी, पीछे सिर्फ खाली स्ट्रेचर और कुछ आलात थे। लेकिन जैसे ही मैं कब्रिस्तान से थोड़ा दूर निकला, मुझे पीछे से आवाजें आने लगी। छर छर, जैसे कोई चमड़े की सीट पर पहलू बदल रहा हो। मेरा गला खुश्क हो गया। मैं जानता था कि पीछे कोई नहीं है। मैंने सोचा शायद कोई सामान अपनी जगह से हिल रहा है, लेकिन फिर आवाज तब्दील हो गई। अब यह कदमों की आवाज थी। थप थप थप। कोई एम्बुलेंस के पिछले हिस्से में चल रहा था। मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। मैं डर रहा था, लेकिन मुझे देखना था कि यह मेरा वहम है या हकीकत। मैंने गाड़ी से उतरकर पिछला दरवाजा आहिस्ता से खोला। अंदर घुप अंधेरा था। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी अंदर पड़ रही थी। सब कुछ अपनी जगह पर था। स्ट्रेचर खाली था। ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी जगह पर था। वहां कोई नहीं था। कामरान, तुम पागल हो, मैंने खुद से कहा और दरवाजा बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी मेरी नजर गाड़ी के कोने में पड़ी, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा था। वहां वो लाश खड़ी थी। वही मसहशुदा चेहरा, वही टूटी हुई हड्डियां, लेकिन इस बार वो बैग में नहीं थी और न ही उस पर चादर थी। वो अपने पैरों पर खड़ा था, हालांकि उसकी टांगें हादसे में टूट चुकी थीं। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था, एक कटी फटी खौफनाक मुस्कुराहट। मैं चीख मारकर पीछे गिरा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो वहां कुछ नहीं था। एम्बुलेंस खाली थी। मैंने दरवाजा ऐसे बंद किया जैसे अपनी जान बचा रहा हूं और गाड़ी में बैठकर उसे भगा दिया। मैंने घर पहुंचने तक ब्रेक नहीं लगाई। मैं पूरा रास्ता आयतल कुर्सी पढ़ता रहा। उस रात मैं सो नहीं सका। हर बार आंख बंद करने पर मुझे वही कटा हुआ चेहरा और वो खौफनाक मुस्कुराहट दिखाई देती। इस वाकये के बाद मैंने लाशें शिफ्ट करने का काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। चाहे लोग इसे मेरा वहम कहें या नफ्सियाती असर, लेकिन मैं जानता हूं कि मौत के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी दुनिया में वापस आती हैं। और उस रात वो मुसाफिर मेरे साथ वापस आ गया था। तो दोस्तों, ये थी वो 2 कहानियां जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स की जिंदगी के खौफनाक पहलू को जाहिर करती हैं। हम अपने घरों में महफूज बैठे होते हैं, जबकि यह लोग सड़कों, जंगलों और कब्रिस्तानों में किन चीजों का सामना करते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये वीडियो और कहानियां पसंद आई हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा वाकया ज्यादा खौफनाक लगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो मुझे व्हाट्सएप पर भेजें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।